हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आज दूसरा क्लास है। आज हम लोग दूसरा सेट जो एग्जाम प्रिपरेशन में एग्जाम के लिए आएगा, फर्स्ट ईयर के लिए या सेकेंड ईयर के लिए, उसके लिए आज हम दूसरा क्लास चला रहे हैं और दूसरा सेट बनाएंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। आप लोगों से विनती है कि कृपया पूरा का पूरा वीडियो देखा करें, लाइक और सब्सक्राइब ना भूला करें। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बेहतर काम करके आपको दे सकते हैं। अगर कुछ त्रुटियाँ हैं तो उसको कमेंट में भी आप बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो इसको स्किप ना करें, पहले से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज हम बिना समय व्यतीत करते हुए आपको क्वेश्चन के सेट पर लेकर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि समय का एमकेएस पद्धति में समय का एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? तो दोस्तों हम जानते हैं हमारे पास तीन मापन प्रणाली है। एक है एमकेएस, दूसरा है सीजीएस, तीसरा है एफपीएस। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और फुट पाउंड सेकेंड। यहां तीनों जगह आप देखेंगे तो समय का मात्रक सेकेंड ही है। तो तीनों पद्धति में समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड होगा। और ये हम दूसरे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि लंबाई का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? लंबाई का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस में क्या होगा? सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, दूसरा ग्राम, तीसरा सेकेंड। यहां पे ये एल होता है, ये एम होता है और ये टी होता है। एल यानी लेंथ, एम यानी मास, टी यानी टाइम। तो यहां लेंथ का क्या हो गया? सेंटीमीटर हो गया। तो लंबाई का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि 20 इंच को मिलीमीटर में बदले, मिलीमीटर में बदले। तो दोस्तों हम ये बात जानते हैं कि 1 इंच में कितना मिलीमीटर होता है? 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होता है। तो आप उससे कैलकुलेट करेंगे 20 इंच में कितना होगा। तो 25.4 को हम क्या करेंगे? 20 से गुना कर देंगे। 20 से गुना कर देंगे तो ये कितना जाएगा? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5 और एक जीरो लग जाएगा। चूंकि हमारे यहाँ दशमलव एक अंक के बाद है इसलिए यहाँ भी हम एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यानी कि 20 मिलीमीटर में 20 इंच में 508 मिलीमीटर होगा। चौथा क्वेश्चन लेते हैं जो आपको पहचानने के लिए है। चौथा क्वेश्चन है इनमें से कौन सी धातु लौह धातु है? लौह धातु यानी आप जानते हैं फेरस मेटल। मेटल के टाइप्स ऑफ मेटल में हमने आपको पढ़ाया होगा कि फेरस मेटल अकॉर्डिंग टू लॉ लोहे के हिसाब से दो टाइप होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस का मतलब जिसमें लोहे की मात्रा होती है, नॉन फेरस जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है।
तो यह जो ऑप्शन हमको दिया गया है इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा लौह धातु है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है लेड और चौथा ऑप्शन है पिग आयरन। पिग आयरन, ये चार ऑप्शन है। सॉरी, एल्युमिनियम, कॉपर, लेड और पिग आयरन। हम जानते हैं एल्युमिनियम एक अलग धातु है, कॉपर दूसरा धातु है, लेड तीसरा धातु है, पिग आयरन जो है यह लौह धातु है। तो यहाँ पे पिग आयरन क्या होगा? लौह धातु होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इनमें से कौन सा, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन विद्युत का संचालक है? विद्युत का संचालक है। ऑप्शन है प्लास्टिक, ए में, बी में है लकड़ी, सी में है रबर, डी में है सिल्वर। तो हम जानते हैं प्लास्टिक, लकड़ी और रबर ये तीनों क्या है? ये तीनों अधातु है, इसलिए इसमें विद्युत संचालक नहीं हो सकता है। किसमें होगा? सिल्वर में होगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दिया हुआ है कि 15/20 बराबर x/10 का मान बताए। मान बताए यानी इसमें आपको x का मान निकालना है। तो ये बहुत आसान सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि इतने आसान सवाल सर क्यों दे रहे हैं। तो देख लीजिए, वर्कशॉप साइंस का क्वेश्चन ऐसा ही सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सवाल आपके पेपर में आते हैं और पेपर के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन सब सेट किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसमें क्या है, हम यहाँ लिख लेते हैं 15/20 बराबर x/10। इसका क्या करेंगे हम? इसका हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x को एक साइड रखेंगे, बाद बाकी को तीसरा गुना कर देंगे। तो 15×10/20 हो जाएगा। ये 10 से 20 कट जाएगा 2 मरतबे, और 1 कटाएंगे तो 7.5 टाइम्स में जाएगा। x बराबर 7.5। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 0.40 को भिन्न में बदले। भिन्न में बदले, तो भिन्न बदलने के लिए हमें पता है क्या कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि 0.40, ये दशमलव के बाद में 2 अंक है, तो हम 100 से गुना करके 100 से भाग कर देंगे। ऐसी स्थिति में जब 100 से 0.4 का जब गुना करेंगे 4 जीरो का, तो आएगा 40। 40/100 हो जाएगा। ये कट जाएगा हमारा 20 × 40, 20×25, यानी कि 2/5। तो 0.40 का भिन्न कितना हो गया? 2/5। ऐसे देखिए 100 से गुना करके 100 से भाग कर दिए हैं। इससे क्या होगा ना कि संख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही 3 अंक का रहता 0.452, मान लीजिए 3 अंक है, तो हमें कितने से करना होता गुना? 1000 से गुना करके 1000 से ही भाग करना होता है। यानी दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं हम लोग 1 पे उतना ही 0 डालते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लाइक और कमेंट करके बताते जाइएगा कैसा लगा। स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। ये आपके एग्जाम में काफी फायदा पहुंचाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 5/4 भागा 10/8 का मान बताए। का मान बताए। तो देखिए, हम जानते हैं कि हमें जब भाग करना होता है तो हम क्या करते हैं 5/4
और गुना, जब भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ये नंबर जो है उलट जाता है। तो 8 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। 4 गुना 8, 5 गुना 10, 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा 1। इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 किलोग्राम कितने भार के बराबर होता है? भार के बराबर होता है। देखिए आवाज पे कंसंट्रेट कीजिए क्योंकि बोर्ड पे आपको उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। आवाज पे कंसंट्रेट कीजिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन करके आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो 1 किलोग्राम भार कितने भार के बराबर होता है? तो यह 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलो भार में 9.81 न्यूटन के बराबर होता है। 10वां क्वेश्चन जो है, 10वां क्वेश्चन है घनत्व किसका अनुपात है? घनत्व किसका अनुपात है? घनत्व किसका अनुपात है? घनत्व किसका अनुपात है? तो घनत्व का फॉर्मूला हम जानते हैं, रो बराबर होता है मास बटा टाइम। मास बटा टाइम। तो यह किसका होगा? यह होगा आयतन का। आयतन का। 11वां क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है 169 का वर्गमूल क्या होगा? 169 का वर्गमूल क्या होगा? नहीं आता है तो हम बता देते हैं। जैसे 169 है तो हम लोग राइट साइड से क्या करते हैं ना, संख्या का जोड़ा लगाते हैं। जो बच जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यह जोड़ा लग गया, 1 बच गया, तो हम 1 को भाग देते हैं। तो हमें पता है कि 1, इसमें क्या होता है कि जितना संख्या से हमें भाग देना है उतना ही संख्या से गुना भी करना है। ये ध्यान रखते हुए हम देखेंगे अब हमें 1 आंसर चाहिए, तो 1 से अगर भाग देंगे तो 1 से ही गुना करना होगा, तो 1 एकम 1 आएगा, यह कट जाएगा और हमें उतना ही संख्या जोड़ना भी रहता है। 1 और 1 2 हो गया। अब जो है भाग में सिर्फ एक संख्या उतरता है, लेकिन वर्गमूल में पूरा जोड़ा उतरता है। अब यहाँ पे हम आएंगे तो यह आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 69, यह कट जाएगा। यानी हमारा वर्गमूल कितना हुआ? वर्गमूल हो गया 13। वर्गमूल हो गया 13। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। वर्गमूल आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कुछ वर्गमूल का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 216 का घनमूल क्या होगा? 216 का घनमूल क्या होगा? इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था वो वर्गमूल था, यह वाला घनमूल है। हमें पता है वर्गमूल में जब भी हम जैसे दो मेथड से बनाते हैं, तो भाग विधि से बनाते हैं, दूसरा गुणनखंड विधि से बनाते हैं। घनमूल हमारे लिए गुणनखंड विधि आसान होगा। तो इसका अगर गुणनखंड हम निकाले तो 2 से कटेगा 108, फिर 2 से कटेगा 54, फिर 2 से कटेगा 27, फिर 3 से कटेगा 9, फिर 3 से कटेगा 3। तो इसका फैक्टर कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है। तो हमें पता है वर्गमूल जब करते हैं तो हम दो सेम संख्या का जोड़ा लगाते हैं। घनमूल जब करते हैं तो हम 3 संख्या का जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 संख्या के बदले एक संख्या आ गया 2 और इस 3 के बदले आ गया 3, यानी 6। यानी 216 का घनमूल कितना निकला? 6 निकला। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गति का सही समीकरण क्या होता है? गति का सही समीकरण क्या होता है?
सही समीकरण क्या होता है। तो गति के 3 फॉर्मूला होता है, तीनों फॉर्मूला राइट डाउन कर लीजिए। पहला है v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as, सॉरी माइनस नहीं प्लस 2as। 3 फॉर्मूला है v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा फॉर्मूला है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ऑप्शन में ये तीनों में से कोई भी एक दे सकता है आपको, और आपको उसमें से चूज करना है। तो आपको तीनों फॉर्मूला याद होने चाहिए। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू v बाई टी, यानी यहाँ पे देखा जाए तो v क्या है, वेग है, t क्या है, टाइम है, a क्या है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पे दो चीजें कॉमन है, एक एक्सीलरेशन एक t है, यानी कि एक समय में वेग अगर परिवर्तन कर रहा है तो वह क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। सिंपल सा बात है, त्वरण कहलाएगा। वेग परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे, हम त्वरण कहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए ना, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है 550 का 16 नंबर क्वेश्चन है। 550 का 40% कितना होता है। 550 का 40% कितना होता है। तो सिंपल सा बात जानते हैं हम लोग कि प्रतिशत का मतलब डिवाइड बाय 100। 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22। तो इतना आपका आंसर आ गया। ठीक है सर, 500 का 40% कितना होगा, 220 होगा। चलिए, बहुत आसान सा सवाल होता है। जैसे एक सवाल है, 20 रुपए के पेन को अगर 15 रुपए में बेचा जाता है तो नाफा होगा कि नुकसान होगा। सिंपल सा बात है यार, 20 रुपए का खरीदा हुआ चीज अगर हम 15 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 5 रुपए का क्या होगा, नुकसान होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज के इस सेट का हम यहीं पे समापन करेंगे। और थोड़ा सा 2 लाइन आपके लिए हम बताना चाहते हैं। एक मोटिवेशनल लाइन है कि मत पूछ कि मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, मत पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी ताकत जहां तक है, वफा की उम्मीद जिन्हें होगी उन्हें होगी, मुझे तो देखना है तू बेवफा कहां तक है।